लाइव नाउ। आज की क्लास है बीएड के इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसमें हम शेयर करने वाले हैं लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कि समावेशी विद्यालय में कौन कौन से मटेरियल और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अदर क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर ले सकते हो, या उसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू अदर क्लासेस पे जा सकते हो। सो आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक संसाधनों के अंतर्गत स्कूल भवन आ जाता है, आपका फर्नीचर कैसा है वो आ जाता है, पुस्तकालय कैसी है, कैसी होनी चाहिए वो आ जाता है, देन प्रयोगशाला कैसी है एंड वो कैसी होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए, या संग्रहालय आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अगर समावेशी विद्यालय की बात होती है तो सबसे फर्स्ट अगर हम उसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भौतिक संसाधन कौन कौन से होने चाहिए, तो ये सब आते हैं। परंतु इन सब भौतिक संसाधनों में हम स्कूल प्रांगण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जितने अन्य भौतिक संसाधन हैं वे किसी न किसी रूप में स्कूल प्रांगण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि स्कूल प्रांगण में हम स्कूल भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास, फर्नीचर, प्रयोगशाला, जलपान गृह, सामान्य कक्ष और स्टाफ के लिए आवास कक्ष और साइकिल शेड आदि सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी भौतिक संसाधनों में इंक्लूडेड है जो एक समावेशी विद्यालय में अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा आयोग ने इसके लिए कहा था कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए काफी छायादार जगह की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका शिक्षण उचित कमरों के बिना संभव नहीं हो सकता, अतः भवन में प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि का भी उचित रूप से निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि जहां भौतिक संसाधनों की बात आती है वहां हमने बेसिक इंट्रो तो कर लिया, बट सेकेंडरी शिक्षा आयोग ने इसके लिए कहा था कि खुली शिक्षा पद्धति भी होनी चाहिए। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि खुली हवा में बच्चों को पढ़ाने चाहिए। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, अगर हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो वो एक रूम में ही पॉसिबल है, तो वो रूम्स भी होने चाहिए और ये भी अवेलेबल होना चाहिए कि खुली जगह भी बच्चों के लिए छायादार हो, जिसमें कि वो वृक्षों के साथ कनेक्ट करके यानी कि हमारी प्रकृति में ही पढ़ पाए। सो समावेशी विद्यालय के लिए स्थान का चुनाव हम कैसे करते हैं, इसमें काफी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जब हम समावेशी विद्यालय को सिलेक्ट करते हैं कि हमें ये बनाना है, तो उसके लिए हम पहले जगह स्टार्ट करते हैं, जगह चुनना। तो जगह कैसे चुनते हैं वो हम इसमें शेयर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है आपका कि स्कूल ऐसी जगह होना चाहिए जहां बच्चे आसानी से पहुंच सके। सेकंड है स्कूल ढलान पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बरसात के दिनों में वहां पानी भरा रहेगा और विकलांग एवं कमजोर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि स्कूल के आसपास का क्षेत्र साफ और सुथरा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है जहां स्कूल स्थित है वहां का जो क्षेत्र है वो विकसित होना चाहिए, यानी कि वहां बिजली, पानी, डाकखाना या बैंक, अस्पताल की सुविधाएं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है स्कूल के लिए उचित भूमि, उचित पास पड़ोस, शुद्ध जल, वायु और प्रकाश आदि का होना आवश्यक है। सिक्स है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि स्कूल स्थल हर प्रकार के सैलाब के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, यानी कि वहां की जो मिट्टी है वो सूख ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी ही सूख जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए एंड यह मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो उसके संपर्क सड़कों पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जंगल में जाके हो, फॉर एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके निकट कोई तालाब या नदी नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट से कि आपका जो स्कूल है वो कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ है कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट की बात होती है, सबसे मेन होता है एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, बच्चे वहां इजीली पहुंच पाए। ये अपने माइंड से भी आप लिख सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार पता होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर है 2020 के वो भी मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए, आपको कल मिल जाएगी उसकी अलग से क्लास की, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आ रहे हैं 2020 के, वो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं मैं वहां से अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आपको सिर्फ चैनल की ओल्ड वीडियोस देखनी है एंड क्लासेस को शेयर करना है। सो क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो समावेशी विद्यालय वो किसी भी कारखाने या मंडी आप बोल सकते हो, या बस अड्डे या रेलवे स्टेशन, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं होना चाहिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके आसपास गंदी नालियां या गंदगी के ढेर नहीं होने चाहिए। इसमें भावी विस्तार की गुंजाइश होनी चाहिए, यानी कि इन फ्यूचर जैसे जैसे स्कूल डेवलप होगा उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसके आसपास इतना जगह हो कि हम अपने स्कूल को इन फ्यूचर बड़ा बना सकें। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इस स्कूल की जो भूमि है वो इतनी होनी चाहिए कि उसमें खेल का मैदान और हॉस्टल भी बनाया जा सके। क्लियर हुआ ये आपके बेसिक पॉइंट से। अब हम देख लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल कैंपस, यानी कि स्कूल कैंपस में क्या क्या होना अनिवार्य है और उसकी क्या आवश्यकता है। प्रांगण हम एक स्कूल कैंपस को बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक अच्छे स्कूल कैंपस से युक्त स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपेक्षाकृत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, इसलिए स्कूल प्रांगण के महत्व को समझा गया है। यानी कि अगर स्कूल कैंपस अच्छा है तो ये देखा जाता है उनकी जो उपलब्धियां होती है बच्चों की वो भी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल कैंपस अच्छा हो। सेकंड है कि जो गुड स्कूल कैंपस होता है उसमें प्रयोगशालाएं जरूर होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे प्रांगण में बच्चों के लिए प्रयोगशाला की
उपलब्ध जरूर करानी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को जब भी प्रैक्टिकल्स करने हो तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो और बच्चों के विकास में बाधा आ जाएगी अगर वहाँ पे प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसी कोशिश हमें नहीं छोड़नी है जो कि इन फ्यूचर स्टूडेंट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रांगण सुदृढ़ स्थिति में होना चाहिए और उसमें यथासंभव सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका कि अच्छे स्कूल प्रांगण में मुख्य अध्यापक तथा अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करते हैं। आकर्षक स्कूल प्रांगण का बच्चों के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपका स्कूल कैंपस अच्छा है तो बच्चों की मेंटेलिटी को जरूर इफेक्ट करता है। साथ ही साथ स्कूल कैंपस में सफाई है, वो देखने में अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, तो बच्चों का जो हेल्थ है वो भी उससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अगर स्कूल का कैंपस ही अच्छा नहीं है तो वहाँ पे गंदगियां रहेंगी और गंदगी रहेंगी तो बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि स्कूल भवन का जो ढांचा और उसकी योजनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए। योजनाओं में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्कूल भवन का जो ढांचा तथा उसकी योजनाएं बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल कम से कम खर्चे पर तैयार हो। सेकंड है, इसके द्वारा समाज को आगामी समय के लिए एक दीर्घकालीन योजना की क्षमता प्राप्त होती है। योजना बनाते समय अधिक व्यय का बोझ राज्य सरकार की अपेक्षा स्थानीय जनता का होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, योजना बनाने से छात्र, अध्यापक, अभिभावक, राज्य सरकार आदि मिलजुल कर समुचित ढंग से उसे पूरा करें। यानी कि स्कूल का जब हम ढांचा बनाते हैं, लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी स्कूल बिल्डिंग का, तो उसके लिए सबसे मेन हमें ध्यान रखना है उसमें ज्यादा व्यय ना हो। मैं इन्हें पॉइंट्स में आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो थ्योरेटिकल आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद ये भी डिस्कस करना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट को, कुछ अध्यापक को और कुछ पेरेंट्स को लेकर एक मीटिंग की जाए, उसमें डिस्कस किया जाए तो जो भी स्टूडेंट की नीड हो उसके अकॉर्डिंग बना पाए। देन उसमें खेल का मैदान जरूर होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि समाज से वो कनेक्टेड रहे और जो आपके टीचर्स हैं वो पर्याप्त रहे, साथ ही साथ वो एजुकेटेड रहे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम इनकेस ना रहे। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि भवन का निर्माण करते समय स्वास्थ्य के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ग्रीनरी जरूर होनी चाहिए एंड वो एक खुले स्थान पर होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि इसकी योजना वैज्ञानिक तथा आधुनिक होनी चाहिए, यानी कि दोनों तरीके से होनी चाहिए। एंड स्कूल का निर्माण पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम पैसों के लिए या सस्ते के लिए कच्चे सामान का यूज करें और जो बिल्डिंग है वो आपकी अच्छे से ना बने, इसलिए वो आपको नहीं करना है। अब आ जाता है कि कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी कि स्कूल बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए। अब ये आप अपने माइंड से लिख सकते हो, आप भी स्कूल में पढ़े हुए हो, हम भी पढ़े हुए हैं, स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि स्कूल में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है कि मुख्य अध्यापक का कार्यालय, यानी कि हेड मास्टर्स ऑफिस, बिल्कुल हेड मास्टर ऑफिस होना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि प्रिंसिपल को जब भी मीटिंग करनी होती है तो उन्हें अदर रूम्स में जाने की जरूरत नहीं होती एंड वो अपने स्टाफ के साथ इजीली मीटिंग कर सकते हैं। सेकंड है आपका विजिटर्स रूम, यानी कि जो आगंतुकों के लिए कमरा होता है, इन द सेंस कि आपके जो पेरेंट्स, जो अभिभावक आते हैं उनके लिए रूम। इसका फायदा ये है कि जो भी मुख्य अध्यापक यानी कि आपके प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों को आराम से हम इस रूम में बैठाए जा सके एंड इस रूम को हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, लाइक थोड़ा सा हम उसे सजा सकते हैं। इन द सेंस अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसे थोड़ा सजाएंगे तो वो थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है हमें, मेन सेंस ये है। देन स्कूल कार्यालय, यानी कि स्कूल ऑफिस, तो कार्यालय में काम करने वाले जो भी क्लर्क हैं, जो स्टेनो हैं या जो मुख्य क्लर्क हैं आदि को अध्यापक से हर समय काम पड़ता है, तो उसके लिए एक अलग से रूम तैयार होना चाहिए जिसमें कि वो अपना वर्क कर पाए एंड अपने वर्क को इजीली, फ्रेंडली कर पाए, फ्रीडम के साथ कर पाए, जिससे कि कोई भी उसके साथ रोक टोक ना रहे। फोर्थ पॉइंट है कि क्लासरूम, बिल्कुल क्लासरूम होनी चाहिए, बट क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए? दरवाजे होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, रोशनदान होना चाहिए। रोशनदान इन द सेंस कि आपके जो रूम है उनमें उजाला आने का, सूर्य का प्रकाश आने का रास्ता इजीली होना चाहिए तथा ये देखना चाहिए कि जो अतिरिक्त कमरे इस प्रकार से हो कि उत्तर दिशा में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। कक्षा के जो कमरे हैं उनमें फर्नीचर अच्छा होना चाहिए एंड उसमें डबल डेस्क होनी चाहिए, उनमें अलमारीज होनी चाहिए, कपबोर्ड होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट का जो भी सामान है वो रखा जा सके। ब्लैक बोर्ड अवेलेबल होना चाहिए, प्लस ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट की जो दूरी है वो एक जो आपकी आइकॉनिक दूरी होती है वो होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि स्टाफ कक्ष, बिल्कुल स्टाफ रूम होना चाहिए। जो भी टीचर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए अलग से एक स्टाफ रूम हो जिसमें कि वो अपनी कक्षा संबंधी जो भी वर्क है वो कर पाए। सिक्स पॉइंट है विज्ञान प्रयोगशालाएं, लैब्स जरूर होनी चाहिए। अगर हम भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एंड आपकी रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं तो प्रयोगशाला के बिना वो संभव ही नहीं है, तो इसलिए प्रयोगशाला होनी चाहिए। बट उसके लिए ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रयोगशाला है वो आपकी नॉर्मल क्लासेस से दूर रहे, जिससे कि उसकी जो दुर्गंध है एंड जो प्रैक्टिकल का वर्क है उसका इफेक्ट नॉर्मल स्टूडेंट की क्लासेस में ना पड़े।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राइंग रूम अवेलेबल होना चाहिए। देन है भूगोल कक्ष भी होना चाहिए जिसमें कि ग्लोब के थ्रू हम इजीली या नक्शों के थ्रू इजीली वो प्रेजेंट रहे एट अ टाइम, तो उसे बनाने की जरूरत ना पड़े। 10 पॉइंट है स्कूल में कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट समय समय पर अपना खाना खा पाए, इन द सेंस कि अगर वो बाई चांस अपना खाना नहीं ला पाते हैं तो वो इजीली अपना भोजन कर पाए। एंड एक हॉल होना चाहिए जो कि नॉर्मली परीक्षाओं के लिए और उत्सवों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एंड जो आपका खेल का मैदान है वो होना चाहिए। पीने का जो पानी का कमरा है वो एक स्पेशल होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। नेक्स्ट है आपका साइकिल शेड होना चाहिए जिसमें कि साइकिल को आप इजीली खड़े कर पाओ, प्लस वो आपके जो स्कूल के गेट के पास है वो होना चाहिए, निकट ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका टॉयलेट्स अवेलेबल होने चाहिए। देन आपका गार्डन जरूर होना चाहिए। स्टाफ के लिए अलग से आवास होना चाहिए। एंड गर्ल्स या स्कूल हॉस्टल हम बोल सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल या स्कूल हॉस्टल। सो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज तो गाइस वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।